हमारे पाठ 14 पे, जो कि है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। आपने एक पूर्व पाठ में प्रकृति की सुंदरता के बारे में पढ़ा है। ये सच है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, हरा भरा वातावरण हमारे दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमारे मन को खुशी से भर देता है। लेकिन आज स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, सुंदर प्राकृतिक दृश्य कम होते जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग बड़ी बेरहमी से कर रहा है। क्या पेड़ों को काटे जाने पर उनके रोने की आवाज़ आपने सुनी है? चौंक गए ना? पर चौंकिए मत। आज प्रकृति अपने संरक्षण के लिए हमें पुकार रही है। इस पुकार को हमें भी उसी तरह सुनना चाहिए जैसे एक कवियत्री ने इस कविता में सुना है। आइए इसे पढ़ते हैं। तो हम बूढ़ी पृथ्वी का दुख पढ़ते हैं, और हम बूढ़ी पृथ्वी का एक चैप्टर का नाम ही हमको ऐसे बता देता है कि हाँ, हमको कितना झेल रही है ये दुनिया। तो हम अपने मन के मुताबिक कुछ भी काम करते हैं, चीज़ों को वेस्ट करते हैं, और मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं जो रिसोर्सेस को। और इन सब के चलते हम मतलब एक तरह से हमारी, जो हम पृथ्वी को माँ मानते हैं, हम धरा को कहते हैं कि ये हमारी माँ है, तो वो इतनी सुंदर है, इतना वो हमको बहुत सारी चीज़ें प्रदान करती हैं, जैसे कि अच्छी हवा, अच्छा पानी और बहुत सारी चीज़ें, और वातावरण जिसके अंदर हम रहते हैं, वास करते हैं। तो इसीलिए अब इतने सारी चीज़ों को प्रदान करने के बावजूद हम उसके साथ बहुत बुरी तरह से सलूक करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए हमें एक तरह से उनके रोने की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि रोने की आवाज़, पेड़ तो रोते नहीं हैं, क्योंकि उनको मोस्टली लिविंग थिंग बोला जाता है, लेकिन क्योंकि वो रेस्पायर करते हैं। पर स्टिल वो मतलब सांस लेने से तो कुछ होता नहीं है, मतलब और उनके रोना हंसना ऐसा तो नहीं होता है। पर यहाँ पे उनको एक जान देके बताया जा रहा है कि उनके साथ हम जो बुरा व्यवहार करते हैं, उनका जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, उनको कितना दर्द होता होगा, कितना दुख होता होगा, उनको कितनी परेशानियाँ झेलनी होती होंगी। तो अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। आइए इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या तुमने कभी तुम्हारे सपनों में कभी आया कि अगर सोचो तुम एक पेड़ हो और तुम्हें कल काटा जाने वाला है, तो तुम्हें एक वो चमकती कुल्हाड़ी से कितना डर नहीं लगेगा? वो तुम्हारी जान लेने वाला है। और फिर मतलब ऑब्वियसली हमें जब हम सपना भी देखते कोई राक्षस हमारे पीछे पड़ा है और ऐसे होके हम कितना डर के उठते हैं, हम उसको नाइटमेयर बोलते हैं। और इसीलिए पेड़ों को भी वैसा ही फील होता होगा एक कुल्हाड़ी को या लकड़हारे को देख के। और कितने कुल्हाड़ी, और एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे विष होता है, विष को एक बार पी लिया इंसान थोड़ी देर में मर जाता है, थोड़ा सा सुसक के। बट जैसे अगर कोई इंसान मतलब मौत से भी डरता हो और ब्लेड से काटता हो अपने आप को, तो उसको हर एक ब्लेड के वार पे कितना दर्द होता होगा। सेम चीज़ विथ कुल्हाड़ी के वार को के साथ भी कंपेयर करके कहा है कि वो एक बार में तो कटते नहीं है ना, तो उनको कितनी बार कुल्हाड़ियों से मारना पड़ता है, जब वो कट जाते हैं तो उनको कितना दर्द नहीं होता होगा। हर एक वार के साथ उनके अंदर से कितनी चित्कारें नहीं निकलती होंगी। तो इसीलिए उन पेड़ों की जो हिलती हुलती टहनियाँ हैं, वो ऐसा उनको मतलब मानवीकरण करते हुए उनको बोला गया है कि उनके हाथ जब इधर उधर हिलते होंगे, बचाव के लिए हमको पुकारते होंगे, तो क्या तुमको वो सब चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती? और एक एनवायरमेंटलिस्ट जो या फिर एक नेचर लवर को ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती है। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? तो कहते हैं कि क्या तुम्हारे भीतर भी कुछ बुरा लगता है जब एक पेड़ कट के गिर जाता है? सुना है कभी रात के सन्नाटे में
अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियाँ। तो अब पेड़ों का हो गया कि उनको कितना दर्द होता होगा। अभी देखते हैं कि रात में अंधेरे में अपना मुंह छुपा कर रोती होंगी नदियाँ। कि नदियाँ क्यों रोती होंगी? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते। सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या करना चाहिए, थोड़ा दूर आके वो पानी को लाइक जो कपड़े धोने के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए, वेस्ट मतलब निकालने के लिए जो ये सब काम होता है ना, ये सब जो हम मतलब साफ नदियों में करते हैं कुछ लोग, तो इससे क्या होता होगा कि वो जो घाट है वो गंदे होते होंगे। फिर वो पानी का बहाव के साथ जो पानी आ रहा है स्टार्टिंग से उसके सोर्स से, तो वो आता तो स्टार्टिंग से साफ होगा, लेकिन पानी के चलते चलते वो कितना गंदा हो जाता होगा, पानी कितना मैला हो जाता होगा। और फिर उसे भी कितना बुरा लगता होगा कि मैं इतना मैला हो गया हूँ और मैं किसी के प्यासे के काम नहीं आ पा रहा हूँ, या कोई स्त्री है अगर वो अपने देवता को जल चढ़ा रही होगी, तो क्या वो इतने गंदे पानी से उसको चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बाकी के लोग उस पानी को मैला करते हैं। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि के लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। तो इससे क्या पता चलता है कि लाइक जो हमारे जो पहाड़ है, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जाता है, और वो करने के लिए बहुत सारे एक्सप्लोसिव विस्फोट किए जाते हैं ताकि वो पहाड़ टूट जाएं और हम उनमें से रास्ता बना के आगे जा सके। ये सब क्या है बोलो तो कि जब पॉपुलेशन बढ़ता जाता है ना, लोक संख्या बढ़ती जाती है, तो लोग और क्या करते हैं कि लोगों के अंदर एक है कि हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उनके अंदर वो संतुष्टि नहीं आती है, जिससे ना तो वो खुद खुश रह पाते हैं और ना कुछ मतलब कोई कर्म योगी नहीं है, सबको बस धन दौलत पैसा और ऐश और आराम की ज़िंदगी यही सब चाहिए। तो पहले लोग पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, फिर पैसा जब कमा लिया तो उनको पता नहीं है कि रुकना कहाँ है, कहाँ पे ऐसा है कि आपको संतुष्ट होकर बैठ जाना चाहिए। फिर वो भागते हैं बाकी चीज़ों पे, जैसे कि घर बनाने और या फिर इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ और ये सब बनाने के पीछे। तो इससे क्या होता है कि हम ऐसे तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है और उन लोगों को काम दिलाने के लिए इतना सब जो किया जाएगा, फिर सबको रहने के लिए घर चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि एक घर से संतुष्ट, जो लोग के पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो एक घर के साथ दूसरा घर भी खरीद लेते हैं कि वहाँ पे किसी और को रहने दे देंगे तो हो जाएंगे। तो और जो लोग वहाँ पे किराएदार रहते हैं वो अपना और कहीं घर भी बना रहे होते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कुछ साल अपने ज़िंदगी के रहने के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। और मेरा ये मानना है कि घर दूसरा बना उससे अच्छा है कि कहीं पे घर ऑलरेडी मिल रहा हो, किसी का बना हुआ हो, तो वो ले लेना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आप वो एटलीस्ट ले लोगे तो आप उधर खुद भी रहोगे और ऐसे जो एनवायरनमेंट है वो सब ख़राब नहीं होगा आपको जाके। क्योंकि आप अगर दूसरे कहीं और जाके जो जंगलों में, ऑब्वियसली घर तो मतलब सब भर हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मली प्लेन्स में, तो लोग पहाड़ों पे ही जाके फिर काटेंगे पहाड़ और फिर वहाँ पे रहने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे होटल्स बनाने की कोशिश करेंगे, रिसोर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें प्रकृति को प्रकृति जैसा ही छोड़ देना चाहिए। और फिर ऐसी आपदाएं आती है कोविड-19 और ये सब कि क्यों ना आए, अगर हम प्रकृति को इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, हम उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं, हम मन इच्छा उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी चीज़ें प्रकृति फिर हमारे साथ उसका बुरा सलूक करना तो बनता है। तो इसी तरह आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे और हम प्रकृति के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो उसके बाद आता है, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़े से टूट कर बिखरते पत्थरों की चीख, खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। तो उसके बाद आता है कि
क्या तुमने देखा है कि क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं गंगोत्री जा रही थी, तो वहाँ पे रास्ता वैसे ही कट के बन रहा था, तो मैंने एक्चुअली देखा है कैसे विस्फोट और ये सब किया जाता है RDX और इससे। तो सोचो कि वहाँ पे कितने पत्थर टूट के गिरते होंगे, और वो पत्थर भी नीचे गिरते हुए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता होगा। तो इसकी वजह से उनको जो दर्द महसूस होता होगा उनको मानवीकरण करके बताया गया है, और ये करना ज़रूरी है ताकि हम उनका दुख अपने जैसे ही समझ सके, और उनको ये मतलब हम अपने आसपास की प्रकृति का ध्यान रख सके, उनका संरक्षण कर सके। और फिर आ जाता है कि कैसे खून की उल्टियाँ करती होंगी हवा। अब हवा कैसे खून की उल्टी करेगी? जाहिर सी बात है, अगर हवा सही नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो उसे जब इंसान के शरीर में बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स और वो सब जाता है, प्रदूषण जाता है, तो वो उसका तबीयत ख़राब करता है और वो भी खून की उल्टियाँ करने लगता है। और खून की उल्टियाँ नॉर्मल इंसान कैंसर पे करता है। कैंसर कैसे होता है? जब ऐसे अलग अलग तरह के प्रदूषण आपके शरीर में जाते हैं। तो उसी तरह से हवा में जब प्रदूषण घुस गया है तो उसे कितना नहीं दर्द होता होगा, इसीलिए वो खून की उल्टियाँ भी करती होगी। थोड़ा सा वक्त चुरा कर बिताया है कभी कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पसंद है। तो अगर हम अपनी पृथ्वी माता का इतना भी ख्याल नहीं रख सकते, अगर हम थोड़ा सा समय निकाल कर उसे बचाने की कोशिशों में, पता है ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमको सारी चीज़ें आती हो। हमको अगर जैसे इतना पता है कि पानी का टैप बंद करना चाहिए और मतलब लाइट बंद कर देनी चाहिए एनर्जी बचाने के लिए, लेकिन और क्या होता है जब हम जैसे कचरा भर जाता है तो हम वो प्लास्टिक को जला देते हैं, या मतलब वो कचरे को सब एक ढेर बना के जला देते हैं। लेकिन वो कचरा कैसे बना है, कभी वो सोचा है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें चाहिए भी नहीं, पर हम वो खरीद के लाते हैं कि नहीं इसके पास है तो हमें भी चाहिए। तो अगर आप ऐसे लाते भी हो, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, कल मुझे अपने वो एजुकेशन वाले फाइल्स के लिए एक फ़ोल्डर की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे 3 तरह के फ़ोल्डर्स थे। एक 10 रुपये वाला फ़ोल्डर था जो कि पतला और छोटा सा था, और उसके बाद एक 20 रुपये का फ़ोल्डर था जो कि प्लेन कलर का था, बहुत नॉर्मल सा था, और एक थोड़ा सा डिज़ाइनर सा टाइप का फ़ोल्डर था। अब मुझे पता है मैं वो प्लेन वाला फ़ोल्डर लाऊंगी, वो कि मतलब इससे तो काम हो जाएगा। फिर मैं वापस से मुझे लगेगा कि नहीं नहीं ये तो छोटा पड़ गया है, तो फिर मैं बड़ा वाला लूँगी। इसलिए मैंने सीधा ही काम किया, सबसे बड़ा वाला 30 वाला, और थोड़ा मोटा था वो फ़ोल्डर, तो वही ले लिया कि एक बार में काम कंप्लीट हो, कि मुझको बार बार अभी वो मैं छोटा अगर 2 अगर यूज़ होते तो सोचो कि 2 प्लास्टिक के फ़ोल्डर्स हो जाते। तो इससे क्या होता है कि और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो अगर उसमें पृथ्वी से बात करने के बारे में कैसे बताएगा? आप क्या सही में थोड़ी पृथ्वी से बात कर सकते हो? आप एक्चुअली में इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि आप कौन से तरीके हैं, आप कौन से ऐसे काम है जिससे मतलब इनसे बच सकते हो। और कल मैं मन की बात सुन रही थी तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सुनाई दी कि मतलब टॉय हब बनाया जाएगा इंडिया को। तो उससे मुझे शायद एक चीज़ का बहुत खुशी है कि जो भी यूज़ किए जाएंगे टॉयज़, मैं चाहती हूँ कि वो सारे काट के वो भी ऐसे काट के जो वेस्ट कर दिए जाते हैं, जो कि मतलब बाकी सारी चीज़ों बनाने के बाद जो वेस्ट काट होता है उससे ऐसा कुछ बनाया जाए, ताकि क्या हो कि उससे मतलब वो जो वेस्ट हो जाता है, ऐसे पड़े पड़े सड़ जाते हैं, वो सब भी यूज़ हो जाए किसी ऐसे काम में जिसमें उनकी ज़रूरत है। एक तो बाकी प्लास्टिक्स के बनाएंगे तो उससे तो प्लास्टिक बढ़ता जाएगा अगर टॉयज़ उससे बनाएंगे, या फिर चलो ऑनलाइन गेम से तो मैं फिर भी मानती हूँ कि वो उसमें एक्चुअली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और लोग बिज़ी भी रहेंगे उसमें थोड़ा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा एनवायरनमेंट को कम एक्सप्लॉइट करेंगे। और रही बात अगर
काट के भी बनाते हैं पेड़ों से, तो उससे पेड़ कटेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमेशा हमें ऐसा ट्राई करना चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं उनसे हम कितना ज़्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं। जो और जैसे मैंने फ़ोल्डर वाला एग्जांपल दिया अपना, तो उससे मैंने ये सीखा कि एक बार में भले काम को, जो कहते हैं ना, महंगा रोए एक सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो उसी तरह का काम करना है कि भले ही थोड़ा सा महंगा कोई चीज़ लो, बट ऐसी चीज़ लो कि आपका बाद में 4 बार का वो काम भी ना करना पड़े, और आपका एक बार में काम भी हो जाए, पहली बात। सेकेंड बात है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पृथ्वी के लिए हमको और अच्छा फील कराए कि चलो हमने ये सोच समझ के किया है, मैंने 2 फोल्डर की जगह 1 फोल्डर लिया है, तो एटलीस्ट मैं 2 फोल्डर का प्लास्टिक तो बचा रही हूँ। तो ऐसे जब हम सोचना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप हमें पृथ्वी बहुत ज़्यादा हमारी शुक्रगुजार होगी, और वो हमसे और ज़्यादा खुश होगी, और वो हमें और पनाह देने की कोशिश करेगी, ना कि हमें ऐसे कोविड-19 और ऐसा सब सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम आइए समझे पे। ये तो आप जानते हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा है जिसमें बुद्धि, विवेक और कल्पना शक्ति है। इसीलिए वो दूसरों किसे में अपनी तरह प्राण देखता है, जड़ चेतना के दुख और सुख की कल्पना करके उनके दुख को अपना मानकर उसे दूर करने का उपाय करता है। मेन ये मानवीकरण करने का तात्पर्य ही ये है कि हम उसका दुख समझ सके, हम उसको अपने जैसा ले, हम उसको थोड़ा सा भी ऐसा सोचे कि नहीं, ये जैसे हमें दुख होता है, जैसे हमें तकलीफ होती है, वैसे ही इनको भी तकलीफ होती होगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे मन में इनके लिए एक सौहार्द आएगा, थोड़ी दया आएगी, और हम थोड़ा सा इनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। अगर हमें मौका मिला कि हम किसी पेड़ को कटवाएं या ना कटवाएं, तो हम अगर ऐसे चैप्टर्स पढ़े होंगे और इसके बारे में हमने रिसर्च किया होगा, केवल चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ के भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, एक्चुअली कुछ टाइम निकालो, रिसर्च करो, क्या करना है, पूरी ज़िंदगी भाग भाग के कुछ नहीं करना है, इवेंचुअली जाके सबको मरना ही है, और हो सकता है आपके आसपास वाला आपसे पहले मर जाए, आपके बाद में मरे। तो जब आपको थोड़ा टाइम मिलता है, आप ऐसे ही फ़ोन लेते हो, तो थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में, खासकर मुझे लगता है एनवायरनमेंट बहुत ही बड़ी चीज़ है जिस पे अभी ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर हम आज एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे तो शायद कल हम जिंदा रहेंगे नहीं, तो इतने तड़प के मरेंगे ना, जैसे वो गाना, तड़प तड़प के इस दिल से आने निकाल रही, सही में ऐसा होने वाला है, पता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम अपना ध्यान नहीं अपना जैसे ध्यान रखते हैं, अपनी तबीयत का ध्यान रखते हैं, तो हमें जीने में शांति मिलती है। लेकिन हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमको बहुत अजीब लगता है। वैसे ही हमारे आसपास की सराउंडिंग है, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उसमें भी नहीं जी पाएंगे। तो इसमें आगे बोला गया है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख एक ऐसी कविता है जिसमें पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। साहित्य की भाषा में इसे मानवीकरण कहते हैं, अर्थात जो मानव की नहीं है, जड़ है, कल्पना शक्ति है, से उसे मानव जैसा व्यवहार करते दिखाना। इसको इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और तो ये तो हो गया। उसके बाद आता है, आप एक अन्य कविता पढ़ रहे हैं, बीती विभावरी जागरी, ये आएगा इस थोड़े चैप्टर्स के बाद। उस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में बताने के लिए मानवीकरण किया गया है। इस तरह चंद्रग्रहण से लौटती बेर में विवाह समारोह, ये पढ़ा था, के दृश्य के रूप में प्रकृति का चित्रण है। लेकिन बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मानवीकरण सौंदर्य के लिए नहीं है, इसमें प्रकृति के और तथा पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए मानवीकरण किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम किसी का दुख से अगर रिलेट नहीं करेंगे, उनका दुख हमें अपने जैसा नहीं लगेगा, तो शायद हम उसके बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। तो इसी तरह से कविता का यही एक बहुत खूबसूरती होता है कि वो ऐसी चीज़ें जो कि हमें लगता है कि इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इनके साथ जो हो रहा है होने दो, उसमें भी जान डाल के हमको ये अवगत कराती है कि नहीं, उनसे भी हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से, चाहे सीधे तरीके से ना पढ़ता हो, बट अलग तरीक़ों से
वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होते हुए इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है, और इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाकी के चैप्टर्स में बीती विवाहवरी जागरी और ये सब चंद्रग्रहण से लौटती बेर, इनमें जब मानवीकरण किया गया है तो इसमें सुंदरता बताई गई है प्रकृति की, वो हम मानते हैं। लेकिन ये वाला चैप्टर मुझे खासकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात की गई। वो तो बस है, हाँ, उसको एक तरह से लिटरेचर का एक फॉर्म है कि वो सुंदरता बताती है, लेकिन इससे क्या होता है, ये हमारी एक्टिविटी पे भी निर्भर करता है कि हम जब ये चैप्टर पढ़े उसके बाद हम इतना अपना दिमाग लगाए इसके पीछे कि हम पृथ्वी को और किन किन तरीकों से बचा सकते हैं। पेड़, नदी, पहाड़ और हवा हमसे अलग नहीं है, हमारे साथी हैं, हम इन पर निर्भर है। इनके बिना हमारा होना ही खतरे में है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 सिचुएशन कि मतलब हवा में ही ये चीज़ घुल चुकी है। तो अब हम बाहर निकलते हैं या फिर कहीं पे भी लाइक ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और तो इससे क्या होता है, हमको ही वापस से कोविड-19 होता है अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे। तो उसी तरह से अगर हमने अपने आसपास के जीव जंतुओं और बाकी की पृथ्वी का ध्यान रखा होता, शायद ये सब हमारे साथ नहीं हो रहा होता। अगर सोचो, अगर इसको बोला जाता है कि बायो वेपन है, अच्छा ठीक है, अगर चाइना ने बनाया भी है बायो वेपन, तो स्टिल अगर एक तरह से ना कहीं ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हर इंसान को बस पावर के पीछे पड़े हुए, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। जो इतने ज़्यादा गंदा पानी आता है, लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता, और जो बस्ती इलाकों में रहते हैं उनको कितनी परेशानियां नहीं झेली होती कि टाइम बहुत एक लिमिटेड होता है साफ़ पानी आने का। और इन सब के चलते ये सब किस चीज़ के कारण है, बहुत लोग हैं जिनके घर पे पानी आ जाता है साफ़, और उनको पीने का पानी साफ़ मिल जाता है, घर पे आरओ लगे हुए हैं और ये सब लगे हुए हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, ज़िंदगी तो बड़ी गुलजार है, मेरी ज़िंदगी में ये सारे प्रॉब्लम है, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे मेरे साथ थोड़ा सा ऐसी बात कर ली, यही मेरी ज़िंदगी का दुख है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन उससे अगर थोड़ा हम ऊपर उठे तो हमें पता चले कि असली ज़िंदगी क्या होती है, असल में लोगों से परेशानी का झेलना क्या होता है, इसके बारे में पता ऐसे ही नहीं पता चलेगा। मैं तो जब बैठते, एक तो न्यूज़पेपर मैंने पढ़ना शुरू किया है, 2 महीने हो गए, उसके अलावा भी मैं ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पढ़ती हूँ, बट थोड़ा सा एक बार पन्ने पढ़ लेती हूँ और कुछ अच्छा दिख जाए तो पढ़ लेती हूँ। उसके अलावा भी इसके बारे में रिसर्च, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसके बारे में जानो, और जानने के साथ साथ इस पृथ्वी के लिए कुछ करो। जब आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा दुख हो रहा है, सोचो आपने भी कितनी कौन सी इन चीज़ों के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको पता चला कि आप भी कौन सी गलतियाँ कर रहे हो पृथ्वी के साथ, तो उसको कितना दुख होता होगा। तो आप उन गलतियों को सुधारोगे। जैसे आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, क्या आप नहीं चाहते कि आपके आसपास जो सराउंडिंग्स है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार हो? क्योंकि अगर पेड़ बचेंगे ना तो ऑक्सीजन हमें ही मिलना है। अगर पानी को हम साफ रखेंगे तो बाद में हो सकता है कि गटर वाला पानी हमें ना मिले और हमें साफ पानी मिले। अगर हम मतलब क्या बोलते हैं, एसी से जो गर्म हवा निकलती है, या फिर पोल्यूशन वाले जो मतलब गाड़ियों को अगर नहीं ज़रूरत है तो भी लेके जाना, तो इस तरह से क्या हो रहा है, दिल्ली में क्यों इतना पोल्यूशन है, वो हमारा बनाया हुआ पोल्यूशन ही है। तो अगर एक छोटी छोटी चीज़ें आप अगर बदल सकते हो अपनी लाइफ में तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। आप जानते हैं कि पेड़, नदी, पहाड़ आदि को मिलाकर पर्यावरण बनता है। पर्यावरण शब्द परि और आवरण से बना है, जिसका अर्थ है हमारे आसपास प्राकृतिक स्थिति। पर्यावरण प्रकृति का अमूल्य उपहार है। अपनी संतुलित जिंदगी के लिए मनुष्य पेड़ पौधे, जलवायु, जीव जंतुओं, पर्वत आदि पर निर्भर है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में वह इनका अंधाधुंध दोहन अर्थात अनावश्यक उपयोग करता आ रहा है। ऐसा करके वो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि को न्योता देता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब इससे क्या समझ आता है कि हमें हमारे आसपास की जो भी
सराउंडिंग्स है, प्रकृति है, नेचर है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो हम गलत करते हैं उनमें सुधार लाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपके साथ बुरा ना हो लाइफ में, आप कितना सही करते हो दूसरों के साथ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम बोलते हैं कि हाँ तुमने मेरे साथ गलत किया कि तुम्हें कर्मा देख लेगा, वो छोड़ो। तुम पहले देखो कि तुम कितना अच्छा कर रहे हो ये अपने आसपास के पेड़ पौधों के साथ या फिर अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ, और तुमने कितना वेस्ट किया नहीं किया। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा दूसरी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और फिर आपको लगेगा कि नहीं सही में मेरी गलती हो रही है। और जब आप इन चीज़ों को सुधारते चल जाओगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक संतुष्टि महसूस होगी कि मैं इस पर्यावरण के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जहाँ पे लोग एक्चुअली में बिल्कुल सोचते भी नहीं। और आपको खुद को एक अंदर से सुकून मिलेगा, और आपका ध्यान आपके दुखों की तरफ ना जाके इस सुकून की तरफ जाएगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ़ायदा तो दोनों का ही है, तब तो आप कर भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रकृति को का दोहन ही कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रकृति के कष्ट को महसूस करते हैं, वे सही अर्थों में मनुष्य हैं। सही इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी तो मुझे लगता है ना, कुछ लोगों को तो अपने भले के लिए ही बन जाना चाहिए सही इंसान। जैसे मैं तो शायद खुद को ऐसा नहीं बोलूँगी कि लाइक मैं बहुत ज़्यादा दयालु और वो हूँ, और वो इंसान तो मैं शायद ना भी हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट की केयर करती हूँ और लोगों की भावनाओं की केयर करती हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं गुस्सा ना करूँ, या फिर एक जो कहते हैं ना स्थित प्रज्ञ, वो रहने की कोशिश करूँ। ना किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा ही खुश होके, मतलब आप खुशी दिखाओ अपनी, एक्साइटेड रहो, लेकिन अपने अंतर मन से इतना एक्साइटेड ना हो कि आपके आसपास कुछ गलत कर रहे हो तो आप भूल ही जाओ। आपको हर समय ध्यान रखना है, जो कहते हैं ना फोकस और लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको हर समय ध्यान रखना है कि आप कुछ गलत ना करो, और हर समय डरते नहीं रहना है, हर समय कुछ सही करने की भी कोशिश करनी है। केवल ये डर के नहीं बैठे रहना है कि गलत करना है, गलत नहीं करना है उससे। और ये भी समझना ज़रूरी है कि हमको सही भी करना है। जो आपने जो कविता अभी पढ़ी, उसमें प्रकृति के कष्टों और उसका भय का चित्रण किया गया है। आवश्यकता है कि इस कष्ट या भय को हम सभी महसूस कर सकें। आइए हम इस कविता के आरंभिक 9 पंक्तियों को समझने के लिए उन्हें एक बार फिर से पढ़ लें। तो अभी आए गए अंश सब, और इससे हमको क्या होता है कि हम जब प्रकृति कष्टों को हम इस कविता से समझते हैं, तो हमारे अंदर भी एक मानवीय भाव जागता है इन अपने प्रकृति के प्रति, और हम उसके अच्छाई के लिए, उसके भले के लिए, और जो कि हमारा ही एट लास्ट भला करेगा, कुछ करने की कोशिश करते हैं।